हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे हम लोग करेंगे चैप्टर 6 दैट इज बैंकिंग। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या है, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह क्या है कि जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसी तरह ये चैप्टर जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल इन फॉर दी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, साथ के साथ ही लोगों को वो लोन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कमर्शियल बैंक अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन है, फंड्स की ट्रांसफर है, एजेंसी फंक्शंस हैं एंड जनरल सर्विसेज हैं। इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट ने कमर्शियल बैंक को इस तरह से डिफाइन किया है। बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग का ट्रांजेक्शन्स करती है। इसका मतलब है कि वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट के करती है ताकि लोगों को लैंडिंग मतलब लोन दिया जा सके फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ से जो लोगों से डिपॉजिट्स लिए जाते हैं वो रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं या किसी भी तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। देर विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, जिनको हम चेक ड्राफ्ट ऑर्डर के हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं, या चेक से या ड्राफ्ट से। ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है अगर वो टू प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ना वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ना ही वो लोन प्रोवाइड करता है। जैसे हमें पता है कि एलआईसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट वो बैंक नहीं है, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करता है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। पोस्ट ऑफिस जो है वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बट लोन नहीं प्रोवाइड करता। अब हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट सोर्स है जो मनी सप्लाई करते हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो करेंसी इशू कर सके, वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं नोट्स या कॉइन्स इशू नहीं कर सकते, बट इसके बावजूद भी वो जो लोग उनके पास डिपॉजिट्स करते हैं उसके बेसिस पे वो मनी जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से उनको कहा जाता है कि दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी थ्रू लैंडिंग एंड डिपॉजिट क्रिएशन, और ये जो प्रोसेस है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। तो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रेडिट क्रिएट किया जाता है और हम कहते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी की सप्लाई करते हैं। लोग जो होते हैं बैंक्स के अंदर डिपॉजिट, अपनी जो मनी होती है, जो सेविंग होती है, वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं और इनको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। और बैंक जो होता है उसका जो डिपॉजिट किया जाता है उसको कुछ पोर्शन जो है रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं और बाकी जो है वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैंक लैंड्स मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व, कि जितना कैश रिजर्व होता है उससे कई गुना वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस बंदे को लोन दिया जाता है उसका खाता भी खोल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर, बोरो के खाते में लोन चला जाता है। और ये जो क्रेडिट एंट्रीज होती हैं इनको हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। बोरोर जो होता है कैन इशू चेक्स अगेंस्ट लोन्स इन देयर अकाउंट, उनको चेक की फैसिलिटी भी होती है तो वो चेक इशू कर सकते हैं। और चेक जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर एज मनी जो है सर्कुलेट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पीपल इन द कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। देखो जब हम प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत रख के फिर उसको हम लोन दे देते हैं, और लोन के अंदर क्या होता है कि उस बंदे का जो खाता है खोल दिया जाता है, इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पीपल इन द कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस द सेकेंडरी डिपॉजिट। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास होता है वो
कैश रिजर्व से मैनी मोर टाइम होता है, कई गुना होता है। देखो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके एक्सपीरियंस से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से उनको पता होता है कि जो डिपॉजिटर जो है, सेवर जो है, पैसे अपने बैंक में जमा करवाते हैं, वो सारा पैसा जो है एक ही टाइम पे नहीं निकालते, तो कुछ पैसा ही वो विड्रॉ करते हैं। एज पर एक्सपीरियंस, जैसे मान लो कि बैंक्स को लगता है कि जो मतलब अगर वो निकालते हैं तो सिर्फ 10% ही निकालेंगे, तो वो 10% जो होता है उसको कैश रिजर्व के फॉर्म में बैंक जो है रख लेता है, बाकी जो 90% है वो लोन प्रोवाइड कर देता है। ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज ए मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एज कैश हेल्ड बाय द पीपल। जितने भी डिमांड डिपॉजिट लोगों के होते हैं वो मनी सप्लाई ही होते हैं, जैसे लोगों के पास कैश होता है। डिमांड डिपॉजिट जो है मनी सप्लाई का कार्य करते हैं, जिसको हम बैंक मनी भी कहते हैं। ये जो बैंक से मनी क्रिएट करते हैं और ये सिस्टम के अंदर कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होती, बट दैट इज सर्कुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ चेक विच इज इशूड बाय द बैंक टू द होल्डर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कि जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें चेक बुक दे दी जाती है, उसी तरह जब लोन दिया जाता है तो डैट इज़ नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसका खाता खोल दिया जाता है या उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको चेक दे दिया जाता है। जो मनी क्रिएशन के फैक्टर्स जो हैं, देखो इनिशियल डिपॉजिट, जितना इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन होगा। द इनिशियल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल डिपॉजिट इनटू बैंक। लीगल रिजर्व रेशियो द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डेट बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व, कि जितना उनको एक्सपीरियंस से लगता है कि इतना पैसा जो है एट ए टाइम एक डिपॉजिट डिमांड कर सकता है, उतना पैसा जो है वो रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो क्रेडिट क्रिएशन है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, कि एक ही बैंक अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिटर है वो 1000 रुपये जमा करवाता है। तो बैंक को पता है कि एट ए टाइम जो है 10% ही वो जो डिपॉजिट करवा रहा है वो निकालेगा। तो 10% जो है वो अपने पास जो है 100 रुपीज़ जो है रिजर्व के फॉर्म के अंदर रख के जो 900 है वो लोन के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो 900 जो होता है उसका खाता खोल दिया जाता है या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक्स को लगता है कि 10% ही निकालेंगे, तो 810 जो है वो लोन की फॉर्म में थर्ड को दे देते हैं। उसी तरह ही थर्ड राउंड के अंदर 800 टन जो है डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे उसका 90% जो है लोन दे दिया जाता है और 10% जो है वो रख लिया जाता है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि एक्सेस रिजर्व ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिपॉजिट करवाया था 1000, लेकिन कैश रिजर्व रेशो जो है वो है 10%। तो उसके बेसिस पे जो बैंक है उसके पास 10,000 डिमांड डिपॉजिट्स है और उसमें से लोन दिया गया है 9000, 1000 रुपया जो है कैश रिजर्व की फॉर्म में रखा हुआ है। तो डिमांड डिपॉजिट दे आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशो इनटू कैश रिजर्व। तो यहाँ पे हमारा कैश रिजर्व 1000 था और CRR जो है 10% है। तो इसका मतलब हो गया कि डिमांड डिपॉजिट जो है 10,000 के रेट किए गए हैं। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स जो हैं जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो देखो जितना भी जो कैश बैलेंस होता है कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट करवाया जाता है वो एमरजेंसी फंड होते हैं जिसके बेसिस पे क्रेडिट क्रिएट कराता है, और जितना डिपॉजिट ज़्यादा होगा उतना ही मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। और उसी तरह अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है तो बैंक की कैपेसिटी कम होगी क्रेडिट क्रिएशन की। जैसे यहाँ पे 10% थी, अगर ये 20% होती तो डेफिनेटली बैंक की कैपेसिटी कम होती। और उसी तरह कैश रिजर्व रेशो के अलावा जो बैंक है एक्सेस रिजर्व भी अपने पास एज ए वॉल्ट कैश रख सकती है। जितना देखो वॉल्ट कैश ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी कैपेसिटी क्रेडिट क्रिएशन की कम होगी। अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट वो कैश डिपॉजिट्स होते हैं जो लोग बैंक के पास अपना डिपॉजिट, अपनी सेविंग रखते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट का टोटल हिस्सा होते हैं। दे आर ए पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स। Secondary deposits are those deposits which arise on the account of loan by banks to the people.
कि जो लोन दिए जाते हैं, लोन की वजह से डिपॉजिट क्रिएट होते हैं, और ये भी जो है टोटल डिमांड डिपॉजिट का ही पार्ट होते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। उसी तरह ही हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशो विच इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई। इसको लीगल रिजर्व रेशो भी कहा जाता है, लीगल रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। तो यहाँ पे होता है कि कमर्शियल बैंक्स ने ये जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो आरबीआई के पास रखना होता है। तो कैश रिजर्व रेशो जो होता है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि देखो कैश रिजर्व रेशो जो होता है बैंक्स ने आरबीआई के पास रखना होता है। उसी तरह एसएलआर होता है जो बैंक्स ने अपने पास रखना होता है। तो ये लीगल रिजर्व रेशो के कंपोनेंट नहीं होते, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो जो होता है जिसमें कैश रिजर्व ही आते हैं, बट एसएलआर जो है उसको कैश रिजर्व की फॉर्म में, गोल्ड रिजर्व की फॉर्म में, रिजर्व ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में रखा जा सकता है। और जो कैश रिजर्व रेशो होता है और एसएलआर रेशो होता है डैट इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द लीगली रिक्वायर्ड कैश नॉट विद देमसेल्व्स बट विद द आरबीआई। और उसी तरह क्या है कि बैंक जो है एक्सेस रिजर्व भी रख सकते हैं अपने पास। तो के जो है डैट इज द क्रेडिट मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू 1/CRR। तो ये रेसिप्रोकल होता है। के जो है डैट इज दी के जो है डैट इज द क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पे। और सीआरआर जो है डैट इज द कैश रिजर्व रेशो। तो के जो है डैट इज इक्वल टू 1/10%। 100 ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि जो कैश रिजर्व रेशो अगर 10 है तो के जो है जितनी हम क्रेडिट क्रिएशन जो है 10 टाइम्स कर सकते हैं। कैश रिजर्व रेशो जो है डैट इज फिक्स बाय द आरबीआई। और क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी डेट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व रेशो विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सीआरआर ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, बैंक की कैपेसिटी कम होगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है डैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्लेस है। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये रेगुलेटर है, कंट्रोलर है और फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है डैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है डैट इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, established on 1st April 1935 by the RBI Act 1934. Initially, it was established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. ये 1949 के अंदर नेशनलाइज किया था। देखो सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है और जो देश की करेंसी है उसको मैनेज करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसके पास मोनोपली होती है कि ये नोट इशू कर सकता है और जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। इट सर्व एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट और फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंक ऑफ इशू नोट, सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी के पास ही मोनोपली राइट होते हैं कि वो बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स और स्मॉल कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारी जो करेंसी होती है वो इशू की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो इनके पास मोनोपली राइट्स होते हैं, इसको हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट्स इशू करता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो वो जो नोट्स आरबीआई द्वारा इशूड है वो आप अनलिमिटेड लेवल तक दूसरे को पे कर सकते हो, मना नहीं कर सकता। और उसी तरह ही जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास बेनिफिट्स हैं, मोनोपली राइट ऑफ नोट इशू, क्योंकि देखो इससे यूनिफॉर्मिटी आती है मॉनेटरी सिस्टम, क्योंकि एक ही सेंट्रल बैंक के पास ही ये अथॉरिटी है, दूसरे बैंक्स के पास नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। और नेचुरली सेंट्रल बैंक इशू करता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो जाता है। और उसी तरह ये सेंट्रल लेवल पे मनी की सप्लाई के ऊपर चेक रख सकता है
और ये कन्वीनियंट के मुताबिक जो है इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। कन्वीनियंट के मुताबिक इंक्रीज और डिक्रीज भी मनी सप्लाई हो सकती है। और ये जो नोट इश्यूज़ हैं ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, देखो ये जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब वो सेंट्रल बैंक का भी बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक है। जितनी भी बैंकिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी जो होती हैं आरबीआई करता है। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी मैनेज करता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक है चाहे वो स्टेट बैंक है। और उसी तरह ये गवर्नमेंट का एजेंट भी है, उसके बिहाफ पे ये बाइज और सेल सिक्योरिटीज़ भी करता है। गवर्नमेंट का ये एडवाइज़र भी है और ये पॉलिसीज़ भी बनाता है जिसके हिसाब से मनी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। और उसी तरह बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, ये बैंक्स का भी बैंक है जो कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। क्योंकि जिस तरह से कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका रिलेशन पब्लिक के साथ होता है, उसी तरह जो सेंट्रल बैंक है उसका रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ होता है। सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है। उसी तरह ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और ये एक ही जगह पे सारे बैंक्स को जो है चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजरी रोल के अंदर सेंट्रल बैंक देखता है कि जो भी ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, डायरेक्शंस देता है, एसएलआर सीआरआर फिक्स करता है कि ये बैंक जो है इसको कंप्लाई करें, मतलब इसको फॉलो करें। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का। इसका मतलब होता है कि जब बैंक्स को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर कमर्शियल बैंक जो होते हैं दे आर फेल्स टू गेट द फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, तो ये सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है। लास्ट रिजॉर्ट, इसका लास्ट सहारा वही होता है। और वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक कि ये मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी कोलैप्स होने से बचाता है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक्स को लोन जो है अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स या उनको रीडिस्काउंटिंग करके फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे जब ये लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन परफॉर्म करता है तो सेंट्रल बैंक ये देखता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है कोई इसको सेटबैक नहीं लगता और मनी मार्केट जो है वो स्टेबल रहती है। और उसी तरह ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है, नॉट ओनली इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, और भी जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वहाँ पे भी एडवाइस देता है। फिनांसिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज को किस तरह से हमने मोबिलाइजेशन करनी है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट विद रिगार्ड टू बैंकिंग एंड क्रेडिट मैटर्स इंटरनेशनल फिनांस के अंदर। और उसी तरह ये सेंट्रल बैंक जो होता है वो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है। किस तरह से मनी मार्केट के अंदर मनी की जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है। उसी तरह जो सेंट्रल बैंक है ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो उसकी ये कस्टोडियन होता है, वो इसी के पास होता है। और इसी तरह इसके अंदर ये मैनेज फ्लोट सिस्टम भी करता है। जब इसको लगता है कि जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, तो विद इन लिमिट्स लाने के लिए क्या होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज सेल या परचेज करता है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल होता रहे। उसी तरह ये सेंट्रल बैंक जो है क्लियरेंस और अकाउंट सेटलमेंट की फैसिलिटी भी देता है। कमर्शियल बैंक्स का सरप्लस कैश रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई के अंदर क्या होता है कि जो बैंक्स, नेचुरली बैंक्स के अंदर जो है म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस होती है, जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक से लेना भी होता है, देना भी होता है, तो यहाँ पे बुक कीपिंग के माध्यम से, एंट्रीज के माध्यम से उनका हिसाब क्लियर किया जाता है। तो एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स इन सेटलिंग ऑफ म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो ये एक एसेंशियल फंक्शन है, इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे बैंक ए है, उसको एक चेक मिलता है विच इज़ ड्रॉन ऑन बी फॉर ₹15,000, और उसी तरह बैंक बी जो है उसको चेक मिलता है विच इज़ ड्रॉन ऑन ए बैंक दैट इज़ द अमाउंट ऑफ 20,000। तो यहाँ पे ए और बी दोनों का अकाउंट होता है, तो यहाँ पे जो नेट डिफरेंस होता है वही जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो checks of both the banks they are cleared through their accounts with central bank.
तो यहाँ पे कैश का जो ट्रांसफ़र होता है उसको रोका जाता है ताकि कैश की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो controls of credit. The principal function of the central bank is to control the supply of credit in the economy. तो ये कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं उनको रेगुलेट करता है और उसी तरह इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस होती हैं उनको ये करेक्ट करता है। देखो जो इन्फ्लेशन होता है उस वक्त सप्लाई ऑफ मनी जो है रिड्यूस की जाती है और डिफ्लेशन के टाइम पे इसको इंक्रीज़ किया जाता है। और यहाँ पे होता है कि जो मेन जो होता है कि ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी। ग्रोथ का मतलब होता है कि लगातार जो हमारा जीडीपी है वो इंक्रीज होना चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को ख़त्म करता है। Now we will understand what is the difference between the central bank and commercial. Now we will understand what is the difference between central bank and commercial bank. देखो सेंट्रल बैंक जो है अपेक्स बैंक है, वो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के नीचे काम करते हैं। और कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये पब्लिक के बैंकर्स होते हैं, ये लोगों से जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। देखो जो सेंट्रल बैंक होता है ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता, ये कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और एडवांसेस लोन टू कमर्शियल बैंक्स। और उसी तरह ही जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये नोट इशू नहीं करते, बट सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू करता है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे जो है ये रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन जो है करते हैं। उसी तरह ही देखो ये जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है और इसके पास नोट इशूइंग अथॉरिटी होती है। फॉरेन रिजर्व का भी कस्टोडियन होता है। ये जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होते, ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करते हैं और ये ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।